गांव का शुद्ध खाना। माँ जी, घी खत्म हो गया है, अब कैसे काम चलेगा? मैं ऐसा करती हूँ, नुक्कड़ वाली दुकान से ले आती हूँ। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। क्यों तू दुकान तक जाने को फड़फड़ा रही है? अरे बस बाहर जाने को कह दो, ऐसे शक्ल खिलकर गुलाब हो जाती है महारानी की कि पूछो मत। अभी घर का एक काम बता दूं ना तो मौत आ जाएगी तुझे। अरे माँ जी, मैं कौन सा आइसक्रीम खाने के लिए आपसे पैसे मांग रही हूँ? घर में अगर कोई सामान खत्म हो रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताओ। क्यों, तुझे पता है ना 1 तारीख को ही घर का सामान आता है? फिर जरूरत क्या है ज्यादा चपर चपर करने की? अरे माँ जी, आपको पता है अभी 1 तारीख में पूरे 10 दिन बाकी है, और आपका पोता तो स्कूल बिना पराठे के जाने से रहा। हर रोज पराठा चाहिए उसे। अब क्या करूँ, सरसों के तेल से पराठा बना दूँ क्या? अरे मुझे वो सब कुछ नहीं पता, तेरा बेटा है, तू संभाल। मैं यहाँ शहर में मिलने वाला घी नहीं खाने वाली। अरे पता नहीं क्या क्या मिलावट करते हैं ये लोग। सामान तो गांव से ही आएगा, शुद्ध और सात्विक। माँ जी के सामने तो कुछ भी कहना मतलब अपना सर दीवार में देकर मारना। इन पर कोई असर नहीं होने वाला। पता नहीं देवर जी ने कौन सी पट्टी पढ़ा कर रखी है जो माँ जी को उनके अलावा किसी की बात समझ में ही नहीं आती। क्या हुआ, आप समझ नहीं पा रहे? आइए इन कॉम्प्लिकेटेड से परिवार के सदस्यों से आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मिलिए घर की मुखिया जानकी देवी से। घर में पत्ता भी हिलता है ना तो जानकी की इजाजत से ही हिलता है। जानकी के 2 सुपुत्र हैं, बड़ा बेटा श्रवण, छोटा बेटा प्रवीण। श्रवण तो बिल्कुल अपने नाम की तरह श्रवण कुमार था। माँ की बोली मतलब ईश्वर के कहे अटल वाक्य थे उसके लिए। और हमारे श्रवण कुमार की धर्मपत्नी है आरजू कुमारी, जिनका एक नन्ना मुन्ना छोटा शैतान राजकुमार है जिसका नाम है अक्षर। बड़ा बेटा चाहे श्रवण कुमार हो, लेकिन जानकी देवी की आंखों का तारा तो छोटा प्रवीण ही है। प्रवीण को जानकी जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करती है, जिसके कारण वो घर में सबसे ज्यादा सर चढ़ा और खुराफाती है। माँ, देख रही हो आजकल खाने पीने की चीजों में कितनी मिलावट हो रही है। अरे भाई, शहर में मिल रहा खाने का सामान तो जहर के समान हो गया है। मैं तो कहता हूँ शहर का कोई सामान लाने लायक ही नहीं होता है। शहर से तो गांव ही भले है। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन अब गांव में जाकर रह पाना भी तो संभव नहीं है ना। अब श्रवण की नौकरी तो यहीं शहर में है, गांव जाकर रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? सो तो है माँ, करे तो क्या करे। अच्छा, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना मैं हर महीने की 1 तारीख को अपने गांव जाऊं और वहीं से सब सामान खरीद कर ले आऊं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेट्रोल का पैसा खर्च होगा, लेकिन खाने पीने का सामान तो शुद्ध मिलेगा। और गांव में अपने कितने जानने वाले भी हैं। अरे बेटा, पूरे 2 घंटे लगते हैं गांव तक जाने में, क्या जरूरत है? हर महीने इतना सामान लाना होता है, बिना बात झंझट हो जाएगा। अरे माँ, मैं भैया जितनी अच्छी नौकरी नहीं करता तो क्या हुआ, प्यार तो मैं भी करता हूँ ना अपने परिवार से। अपने परिवार के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कोई झंझट नहीं है, मैं कर लूंगा। प्रवीण की जिद करने पर जानकी मान जाती है और गांव के शुद्ध खाने के लिए प्रवीण को गांव भेजकर सामान मंगवाने लगती है। भाभी, जल्दी से लिस्ट बना कर दो महीने भर के सामान की। आज मैं गांव जाने वाला हूँ। देखो, जितना मुझे याद आया उतना तो मैंने लिस्ट में लिख दिया है, और बाकी अगर कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ कौन सा दुकानों का अकाल पड़ा हुआ है। नुक्कड़ पे ही तो दुकान है, जाकर फटाफट ले आएंगे। अरे ये क्या बात हुई? जब वो महीने भर का राशन लेने जा रहा है तो नुक्कड़ वाली दुकान से राशन क्यों लेंगे भाई? अगर हमें यहीं से खरीद कर खाना होगा तो इस प्रवीण को 2000 का पेट्रोल फूंक कर गांव जाने की जरूरत क्या है? बता। तू ना ज्यादा दिमाग मत चलाया कर। फटाफट से लिस्ट बनाकर प्रवीण को थमा, और खबरदार जो महीने के बीच में मेरे सामने आकर सामान खत्म होने का रोना रोया तो सामान कम ज्यादा हुए तो उसकी जिम्मेदारी तेरी। सास की बात सुनकर बेचारी आरजू एक बार फिर से जाकर लिस्ट चेक करने लगती है। वो जानती थी कि अगर महीने में 1 चुटकी नमक भी कम पड़ गया तो गलती तो उसकी ही निकाली जाएगी और फिर उसे बातें सुनने को मिलेगी। प्रवीण गांव से सामान लेकर घर लौटता है तो सामने जानकी को उसका इंतजार करते हुए पाता है। अरे बेटा, बताया नहीं तूने कितने का बिल बना पूरे महीने के राशन का? माँ देखो, 2500 तो आने जाने में ही खर्च हो गया, और उसके अलावा ये पूरे 22,000 का राशन आया है। क्या कहा? 22,000 का राशन? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैंने तो सुना है कि गांव में हर सामान सस्ता मिलता है, फिर तू सब सामान इतना महंगा कैसे ले आया? देखो माँ, पहली बात तो यह है कि अगर भरोसा ना हो तो आगे से मुझे सामान लाने को मत कहना। अरे भाई, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैंने पूरा दिन आप लोगों के चक्कर में खराब कर दिया और अब आप मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांग रहे हो। मैं कोई चोर डकैत नजर आता हूं क्या आपको? अरे नहीं बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तूने तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि गांव में तो शहर के मुकाबले महंगाई थोड़ी कम होती है ना, फिर ये सामान इतना महंगा कैसे पड़ गया तुझे?
देखो माँ, अब गांव के किसान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें ये पता ना हो कि बाजार में जाकर उनका सामान कितने में बिकता है। अरे अब तो गांव गांव में मोबाइल इंटरनेट पहुंच गया है और किसान ना बहुत तेज हो गया है। शहर से भी ज़्यादा ऊंचे दामों में सामान बेच रहे हैं वो। और जब उनसे मोल भाव करो तो पता है क्या जवाब देते हैं? कहते हैं जब शहर में जाकर यही मिलावट वाला सामान ऊंचे दाम पर खरीदोगे तब पता चलेगा। हम शुद्ध सामान बेचते हैं भाई, इसीलिए हमारा दाम तो अलग लगेगा ही। अब तुम ही देख लो, ये बासमती चावल जो हम 80 रुपये किलो खरीदते हैं, गांव में किसान ने 110 रुपये किलो दिया। हाँ, बस इसकी गारंटी है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल और कीटनाशक नहीं मिला है। इसी तरह गेहूँ, मसाले, दालें, सब कुछ मैं किसानों से ही खरीद कर लाया हूँ। सबकी शुद्धता की गारंटी है। अब या तो शुद्ध खाना खा लो या फिर पैसों की चिंता कर लो, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अब तुम ही सोचो ना, शहर का ये मिलावट वाला जहर खाने से तो गांव का ये शुद्ध खाना है। बेशक हमें थोड़े पैसे फालतू देने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी सोचो ना, घर में सबको फायदा कितना करेगा। अरे बेटा, ये क्या, इसमें तो लिखा है देसी घी तू 1800 रुपये किलो लेकर आया है। अरे बेटा, डब्बे वाला घी तो 700 रुपये किलो मिल रहा है। ऐसा करो माँ, तुम डिब्बे वाला घी मंगवा लिया करो, मेरी जान छोड़ो। अरे चल जाने दे, तू तो बस ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। अच्छा चल, तू इतनी दूर गया आया, पूरा दिन गर्मी में परेशान रहा, ये ले 2000 रुपये तू रख ले मेरी तरफ से, तेरी पॉकेट मनी। अब खुश? हाँ, अब ठीक है। अगले दिन, देवर जी आपका टिफ़िन बना दिया है, टेबल पर रखा है, जाते हुए याद से लेकर जाना। अरे नहीं भाभी, आज से ना मैं टिफ़िन लेकर नहीं जाऊँगा। अरे भाई क्यों, क्या बात हो गई? टिफ़िन क्यों नहीं ले जाओगे? उपवास है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस में कैंटीन खुल गई है और अब से हमें दोपहर का खाना वहीं पर फ्री में मिलेगा। और सही में खाना भी बहुत अच्छा होता है। मैंने सोचा है अब से वहीं पर मैं गर्मा गर्म खाना खा लिया करूँगा। फिर आपको भी तो सुबह सुबह कितने काम होते हैं, आप भी तो इतने सारे टिफ़िन तैयार करने में परेशान हो जाती हैं। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप तो सबकी सेहत की कितनी चिंता करते हैं। अब मैं आपको ऐसे कैसे कैंटीन का खाना खाने दे सकती हूँ? पता नहीं कैसे तेल घी में बनाते होंगे वो लोग, और मुझे आपके लिए टिफ़िन बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। आप ऐसी बातें अपने मन में क्यों लेकर आते हैं? आप लेकर जाइए ना अपना टिफ़िन। अरे नहीं भाभी, मैंने बोला ना, अब ऑफिस में यार दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना अच्छा लगता है, वरना ना सब लोग मजाक उड़ाते हैं मैं स्कूल के बच्चों की तरह घर से टिफ़िन लेकर आता हूँ। अरे समझा करो ना भाभी। अरे चल ठीक है, जाने दे, उम्र है इसकी यार दोस्तों के साथ रहने की, कर लेने दे इसे इसके मन की। अच्छा आप कहती हैं तो ठीक है माँ जी। दोपहर के समय, अरे बहू चल खाना लगा दे, 2 बजने जा रहे हैं। अब क्या रात में खाना देगी? नहीं माँ जी, खाना तैयार है, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे ये कैसा मरीजों वाला खाना बनाया है तूने? न खाने में खुशबू है, न स्वाद, न रंग। आज क्या मन नहीं था तेरा खाना बनाने का? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो पूरे मन से ही खाना बनाया है। लेकिन देखिए ना, पता नहीं क्यों खाने में कोई रंग रूप ही नहीं आया। सास खाने का टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे खाना बड़ा ही अजीब लगता है। अरे बहू, कैसा स्वाद है, ना खाने में ना दाल में कोई स्वाद आ रहा है, ना चावल में, रोटी भी ना कुछ अजीब सी लग रही है। मेरे मुंह का तो स्वाद खराब हो गया। ये खाना ना बड़ा बेस्वाद बना रखा है तूने। माँ जी, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही खाना टेस्ट करा, मुझे भी खाना बहुत ही बेस्वाद लगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आया। अरे थोड़ा ध्यान ना मोबाइल से हटाकर खाने में लगाया कर, तब तो ढंग का खाना बनेगा। आजकल की बहुओं की एक आंख मोबाइल पर रहती है, खाने में स्वाद आए तो आए कैसे? माँ जी, मैं शाम को अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, आप नाराज़ मत होइए। शाम के समय एक बार फिर से आरजू बड़े जतन से अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इस बार भी खाने में वो स्वाद था ही नहीं। वैसे तो तेरी भाभी ने सूंघने लायक भी खाना नहीं बनाया, लेकिन क्या करें, फूटी किस्मत हमारी, जो बना है खाना तो वही पड़ेगा। आज तू भी खा ले खाना। अरे मैं तो ना बाहर से ही कुछ खाकर आया था, इसलिए मेरे लिए खाना मत बनाना, आप लोग खाओ आराम से। क्या देवर जी, दोपहर में भी आप लंच लेकर नहीं गए थे, अब भी खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाओगे तो सेहत पर गलत असर पड़ने लगेगा। अरे नहीं भाभी, मैं भूखा थोड़ी ना हूँ, बता तो रहा हूँ, बाहर दोस्त मिल गया था, उसके साथ ही थोड़ा बाहर खाना खा लिया। आप लोग ना बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाते हो। अरे अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ, अपने खाने पीने का ध्यान में रख लेता हूँ। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया था। प्रवीण ना तो दोपहर में लंच लेकर जाता और शाम को भी किसी न किसी बहाने से डिनर के समय बाहर निकल जाता। माँ जी, एक बात कहूँ आपसे, जब से ये गांव वाला शुद्ध खाना आने लगा है, आपको ऐसा नहीं लगता हमारे खाने का जैसा स्वाद ही चेंज हो गया है? न खाने में रंग आता है, न स्वाद, ना ही कोई खुशबू।
जबकि गांव का खाना तो आप कहती हैं सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। अरे बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है हमें ये मिलावट वाला खाना खाने की ऐसी आदत हो गई है कि अब शुद्ध खाना हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये जो हमारी मुँह ज़बान है ना, इसे भी कीटनाशक चाटने की आदत हो गई है। अब ये शुद्ध खाना हमारे मुंह लगने में थोड़ा समय तो लगेगा, समझ रही है ना तू। हालांकि गांव का ये शुद्ध खाना घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सेहत की खातिर सभी लोग चुपचाप खाना खाते ही जा रहे थे। एक दिन जानकी अपनी सहेली भारती के घर जाती है। अरे बहन जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बड़े दिन बाद दर्शन दिए आपने। हम तो अच्छे हैं भाई साहब, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? व्यापार कैसा चल रहा है आपका? हम तो बहुत अच्छे हैं बहन जी। वैसे मैंने सुना है आपने गाय भैंस पालनी शुरू कर दी है शहर में। एक बात बताइए, जब इतने साल पहले गांव में रहती थी तब तो आपने कभी गाय भैंस पाली नहीं, अब शहर में भैंस पालने का कैसा शौक लग गया आपको? क्या बात कर रहे भाई साहब आप? मैंने भैंस कब पाली? गलत जानकारी किसी ने दे दी आपको। अरे भैया, अभी इस उम्र में हमसे भैंस का काम होगा क्या? अपना ही उठना बैठना दुश्वार हो रखा है और गाय भैंस की बात कर रहे हैं आप। अरे आजकल की बहू तो घर गृहस्थी का काम निपटा ले उतना ही बहुत है। शहर की पली हुई लड़कियां कहाँ गाय भैंस पाल पाएंगी? क्या बात करिए बहन जी आप, मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं वो साफ साफ बताइए, समझ में तो हमें नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहन जी आप तो जानती है ना, थोक की दुकान है हमारी। हाँ जी बिल्कुल जानते। गोल मार्केट में हमारी एक और थोक परचून की दुकान है, अभी कुछ समय पहले ही खुली है, इसलिए आप लोग जानते नहीं होंगे। तो आपका छोटा बेटा ना प्रवीण, अरे वो हर महीने दुकान से माल उठाकर ले जाता है, और ताज्जुब की बात यह है कि जो माल वो लेकर जाता है ना, वो सब एक्सपायरी वाला सामान होता है। जैसे कि आटा, तेल, दाल, चावल, वो सामान जिनकी डेट निकल जाती है उन्हें 1/3 दामों में खरीद कर ले जाता है आपका बेटा। एक रोज़ हमारे नौकर ने उससे पूछा कि भैया क्या करते हो, एक्सपायरी हुआ सामान किसको खिलाओगे? तो कहने लगा इसको खाकर कौन मरेगा, ये तो हम अपनी भैंस के लिए लेकर जाते हैं, उसके काम आ जाता है सब कुछ। बस इसीलिए हमने आपसे भैंस के बारे में पूछा। और आप कह रही हैं कि आपके पास कोई भैंस नहीं है, तो फिर मुझसे जो सामान वो हर महीने खरीद कर ले जाता है उसका करता क्या है? सहेली के पति की बात सुनकर तो मानो जानकी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के आगे तो पल भर को एकदम अंधेरा ही छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भारती के पति की बातों का जवाब दिए बगैर ही वो वहां से उठकर जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही है? चाय पानी तो पीती जा। चाय पानी पीने का नहीं, पिलाने का समय आ गया है। तुझसे बाद में मिलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। जानकी गुस्से में घर पहुंचती है तो देखती है प्रवीण ऑफिस से आ गया है। बहू खाना बन गया है क्या? हाँ जी माँ जी बन गया है, अभी लेकर आती हूँ। प्रवीण के लिए खाना लगाना, और हाँ देसी घी का डब्बा भी लेकर आना। अरे इतना महंगा गांव का शुद्ध देसी घी मंगवाया है मैंने, और मेरा बेटा तो बेचारा खा ही नहीं पा रहा है। तो ध्यान रख बहू, किसी और को घी मिले ना मिले, मेरे प्रवीण की सब्जी में 2 चम्मच घी डाल कर ही देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूँगी। माँ मेरी तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं है। वो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था ना, तो मैं बाहर से ही खाकर चला आया। अरे बेटा ऐसे कैसे इच्छा नहीं है तेरी? हैं? तेरी पसंद का खाना बनवाया है आज मैंने, आज तो तुझे खाना ही पड़ेगा। ये देख 2 चम्मच घी भी डाल कर लाई है बहू। हा, खुशबू देख कितनी अच्छी आ रही है। माँ जी खुशबू की तो बात मत करिए, मैं तो खुद परेशान हूँ कि घी में से खुशबू की जगह ये बदबू क्यों आ रही है। आज मैंने अक्षत के लिए पराठा बनाया, तब भी ना पूरी रसोई में अजीब सी महक भर गई। अरे बेटा मैंने तुझे समझाया था ना, ये बदबू नहीं है, ये तो असली घी की खुशबू है, खुशबू। अरे ये शहर का मिलावटी सामान खाकर ना गांव के शुद्ध सामान की महक भूल गए हैं हम। और खबरदार प्रवीण, जो आज के बाद तू वो बाहर का गंदा खाना खाकर आया तो अच्छा, आज तुझे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी राजा बेटा। अरे माँ क्या ज़बरदस्ती है, मैंने कहा ना मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे नहीं खाना। ऐसा कैसे नहीं खाएगा? इतने प्यार से तेरी भाभी ने बनाया है, इतने दुलार से मैं तुझे अपने हाथों से खिला रही हूँ, और तू है कि ऐसे दूर भाग रहा है जैसे मैंने इस खाने में जहर मिला रखा है। अरे जहर ही तो है ये, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? इतनी बुरी बदबू आ रही है इसमें, और फिर आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं इसे खाऊं। अरे नहीं खाना मुझे ये गंदा बदबूदार खाना। क्यों बेटा, आज तेरी खाने की बारी आई तो तुझे ये खाना गंदा और बदबूदार लगने लगा, और हमें जो तू महीनों से ये गंदा खाना शुद्ध देसी खाना कहकर खिला रहा है,
तब तुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारी सेहत के साथ तू कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। और मेरी छोड़, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, उस नन्हे से अक्षत के ऊपर भी तरस नहीं आया तुझे? अपनी बहू और बड़े बेटे से भी ज्यादा विश्वास किया था मैंने तेरे ऊपर, लेकिन तूने ना आज मुझे बहुत निराश किया है। बता क्यों किया तूने यह सब? अच्छा, तो तुम्हें पहले ही सब कुछ पता लग चुका है माँ। ठीक है, तो सुनो, ये जो तुम्हारी एक एक पैसा गिन गिन के खर्च करने की आदत थी ना माँ, उससे तंग आ गया था मैं। सब कुछ लेकर तिजोरी में बंद कर लेती हो और फिर जेब खर्च के नाम पर सिर्फ चवन्नी अठन्नी देती हो। भैया ने पता नहीं कैसे इतने साल आपके साथ गुजार लिए, लेकिन मुझे ऐसी ज़िंदगी जीना मंजूर नहीं था। इसलिए फिर मैंने ये गांव के खाने वाला आइडिया निकाला और शुद्ध खाना खिलाने के नाम पर मैं जानबूझकर सस्ता माल खरीद कर लाने लगा और आपको 2 गुना दाम बताकर बेचने लगा। अपने परिवार की सेहत से खिलवाड़ करते शर्म नहीं आई तुझे? अरे कुछ नहीं होता, बाजार में स्ट्रीट फूड के नाम पर जो बेचते हैं ना, उसमें कौन सा सब कुछ बहुत शुद्ध और अच्छा डाला जाता है? यही सब सामान होता है जिसे सब चटकारे ले लेकर खाते हैं। कोई नहीं मरता। जब होटल में खा सकते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं? देख लिया माँ जी आपने, ज़्यादा भरोसा हमेशा दुख ही देता है। जब मैं बाज़ार से कोई सामान लाने के लिए कहती थी तो आपको हमेशा यही लगता था कि शायद मैं इसलिए सामान लाना चाहती हूँ ताकि रुपयों की हेरफेर कर सकूँ। अब तो आपको समझ में आ गया ना, जिस बहू को आप लोग जीवन भर पराया पराया कहकर अपमानित करते हैं, हमेशा वही खराब नहीं होती। कई बार अपने सगे बेटे भी धोखा दे जाते हैं। बहू की बात का सास के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए अपने किए के लिए वो बहू से माफ़ी मांगती है और छोटे बेटे प्रवीण को जमकर फटकार लगाती है।